लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्या? यस। मेरे हाथ पे जो कोट है उसके नीचे एक रिवॉल्वर है जिसकी नली तुम्हारी तरफ है और मेरी उंगली उसके ट्रिगर पे है। इस रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं जो इतनी महंगी नहीं कि उन्हें चलाने में मुझे कोई अफसोस हो। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि बिना किसी होशियारी के आराम से इस होटल के बाहर जो काली गाड़ी खड़ी है चलकर मेरे साथ बैठ जाओ। देखो, तुम ये नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूं जेके। लेट्स गो। हेलो जेके साहब। हेलो। तुम चाहते क्या हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं जेके? गौर से देखो, मैं वही विजय हूं जिसे तुम बचपन में एक दिन स्कूल से उठाकर ले गए थे। याद है? आज तुम्हारी आंखों में यह खौफ देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है जेके, ये शायद तुम नहीं जानते। यूं तो इस बात को बरसों गुजर गए, लेकिन आज भी यह जख्म मेरे दिल में उतना ही ताजा है जैसे कल की बात हो। तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी आंखें, हर लम्हा, हर पल। नहीं जेके, आज तुम्हारा दिन नहीं है। उस दिन मेरी जान तुम्हारे हाथों में थी, आज तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। उस दिन तुमने एक फोन किया था, आज मैं एक फोन करूंगा। हेलो। तुम्हारा मालिक जेके इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर इसे जिंदा देखने का शौक है तो नारंग का सारा सामान ट्रक समेत मेरे बताए हुए पते पर ले आओ। कौन हो तुम? मैं जो भी हूं इस वक्त तुम्हारे मालिक का मालिक हूं बेटे। सामान ट्रक समेत मेरे बताए हुए पते पर ले आओ। पहले मैं यही बात जेके साहब की आवाज में सुनना चाहता हूं। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कुत्ता सिर्फ मालिक की आवाज पहचानता है। ये लो, इसे कहो ट्रक और सामान ले आए। हेलो, कौन? चंदू? जैसा कहा गया करो। सुन ली अपने मालिक की आवाज? अब तो ठीक है? क्या हुआ चंदू? नारंग के आदमियों ने जेके साहब को पकड़ लिया है। उन्हें बचाने के लिए हमें नारंग का ट्रक वापस करना पड़ेगा। चाबी। दरवाजा खोलो।
ये रही आपके ट्रक की चाबी नारंग साहब। आपका सारा सामान हिफाजत के साथ आपके गोदाम में पहुंचा दिया गया है। मैं जानता हूं तुम सच कह रहे हो, लेकिन फिर भी यकीन नहीं आ रहा कि कोई अकेले ये काम कैसे। ये काम कोई भी अकेले कर सकता है नारंग साहब, लेकिन इसके लिए सिर्फ दो बातें जरूरी हैं। पहली बात तो यह कि उसे भी जेके के साथ उतनी ही नफरत होनी चाहिए जितनी मुझे है, और दूसरी बात यह कि मेरी तरह उसे भी यकीन होना चाहिए कि वो इस दुनिया में अकेला आया है, अकेला जिएगा और अकेला मरेगा। इसलिए अगर कुछ करना है तो वो भी उसे अकेले ही करना पड़ेगा। देखो विजय, मैं तुम्हारा गम जानता हूं, लेकिन जिन्हें अपनों से मोहब्बत नहीं मिलती उन्हें गैरों से मिल जाती है। अब कहने को मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो जाने क्यों यही लगा था कि अगर मेरा अपना कोई बेटा होता। और आज भी तुम मेरे बेटे की तरह ही तो। नारंग साहब, आपकी मेहरबानी सर आंखों पर, और जिस नाम से चाहे पुकार लीजिए, लेकिन जिंदगी में जो कुछ भी देखा है उसके बाद ये नाम बेटा किसी गंदी गाली की तरह लगता है। आपने जो मकान मुझे दिया उसके लिए शुक्रिया। जब जिस वक्त चाहे मुझे बुला सकते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठिए। जी जी, आप मुझसे मिलना चाहती थी? जी हाँ, बैठिए। शुक्रिया। मिलना तो चाहती थी, लेकिन लगता है मुझे आपको एक बात पहले कह देनी चाहिए। आपका और मेरे पति का जो सरकारी नाता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। मैंने तो आपको इसलिए तकलीफ दी है कि नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं। आपने मुझे याद किया और मैं हाजिर हो गया। कहिए, क्या बात है? आप तो शायद जानते होंगे विजय आजकल कहाँ है, क्या कर रहा है। जी, वो एक टेडी नारंग है, उसी के साथ वो काम करते हैं। उसी ने उनको रहने के लिए एक शानदार मकान दिया है, जहां विजय और। क्यों, उसके साथ कोई और भी रहता है? जी, वो एक लड़की है रोमा, जिसके घर पर वो पहले जाकर ठहरे थे। अब वो दोनों साथ ही रहते हैं। ओह। अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, पुलिस तो नारंग के साथ काम करने वाले हर आदमी पर नजर रखती है, इसीलिए मुझे सब खबर है। मैंने सुना है आजकल वो दोनों शहर में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। तो ये केस आप इसलिए मुझसे वापस ले रहे हैं सर कि कहीं मेरा ईमान डगमगा न जाए? नहीं अश्विनी, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए फर्ज से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे सीने पर अपना फर्ज निभाने के लिए मेडल्स न जाने कितनी बार लगाए गए हैं, मगर मैं ये भी जानता हूं इन्हीं मेडल्स के पीछे उसी सीने में एक बाप का दिल भी है। नहीं अश्विनी, मैं तुम्हें फर्ज के सिमटा में नहीं डालना चाहता। सवाल सिर्फ फर्ज का नहीं सर, सवाल हक का भी है। अपनी बरसों की इस नौकरी में न जाने मैंने कितने लोगों को गिरफ्तार किया सर। अगर चाहूं भी तो गिन नहीं सकता अपने इन हाथों से न जाने कितने मुजरिमों की कलाइयों में मैंने हथकड़ियां पहनाई हैं सर।
अगर वही हथकड़ी लेकर किसी मुजरिम की तरफ बढ़ते हुए आज मेरा हाथ कांप जाए सर, आज मेरा हाथ कांप जाए सिर्फ इसलिए कि वो मुजरिम मेरा बेटा है, तो सवाल उठता है सर कि मुझे क्या हक था उन मुजरिमों की कलाइयों में हथकड़ियां पहनाने का। आखिर वो सब भी तो किसी न किसी के बेटे थे सर। नहीं सर, अगर मुझे इस इम्तिहान से बचाना था तो उसी दिन टोक दिया होता सर, जब सबसे पहले मैंने किसी को गिरफ्तार किया था। सर अब बहुत देर हो गई सर, फर्ज निभाने की ये पुरानी आदत हो गई है सर। अब इस उम्र में ये आदत कहां छूटेगी सर। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं ये केस मेरे ही चार्ज में रहने दिया जाए। प्लीज सर, आई बेग ऑफ यू। ठीक है अश्विनी, ये केस तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूँ, अगर कल उसे जेल जाना ही है तो आप ही क्या तो क्यों? आखिर आप मेरे दुख को दुगना क्यों करना चाहते हैं? नहीं शीतल, मैं अपना हर दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कारण तुम्हें कोई दुख पहुंचे ये कभी सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूं मैंने जिंदगी में तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया, लेकिन मेरे पास जो भी है वो तुम्हारे लिए है। और सिवाय इस गुरूर के मेरे पास है भी क्या कि जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की, कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा, कभी अपने ज़मीर की आवाज को दबाया नहीं। लेकिन अगर इस गुरूर के टूटने से तुम्हारा दुख कम हो सकता है शीतल, तो ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी खातिर आप अपनी नजरों से गिर जाएं। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से हमारा बेटा हमारे पास वापस चला आए। क्या मैं ऐसा नहीं चाहता शीतल, लेकिन अगर उसे हमारे चाहने की परवाह होती तो वो ऐसे रास्ते पर न चला जाता जो हर पल हर कदम उसे अपने माँ बाप से दूर लिए जा रहा है। नहीं, मैं उसे ऐसे रास्ते पर चलने नहीं दूंगी। अगर आप मेरे लिए अपने उसूल बदलने को तैयार हो सकते हैं तो क्या वो मेरे लिए अपने रास्ते नहीं बदल सकता? मैं उसकी माँ हूं, मैं उससे कहूंगी, वो खुद आपके पास आकर अपनी गलती का इकरार करेगा, वो खुद अपने आप को कानून के हवाले करेगा, उसे उसकी की सजा मिल जाएगी, लेकिन फिर हम उसे माफ कर देंगे। हमारा बेटा फिर से हमारे पास वापस आ जाएगा। हाँ। तुम किस जुर्म की बात कर रही हो मां? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए कि मैं अब इस बात को जान गया हूं कि जुर्म उसे कहते हैं जो साबित हो। मुजरिम वो होता है जो पकड़ा जाए। मैं मुजरिम उस दिन था जिस दिन खून का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे हवालात की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। मुजरिम मैं उस दिन था, लेकिन अब तो मैं एक बहुत बड़ा, बहुत बहुत इज्जतदार आदमी हो गया हूं मां। मैं बेरोजगार बेइज्जत नहीं रहा। और क्या चाहती हो तुम? विजय, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। आज जिसे तुम इज्जत कह रहे हो ना, एक दिन वही तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगा। और वो दिन उस दिन तक नहीं आएगा जब तक मेरा जुर्म साबित नहीं होगा। जाओ उनसे कहो कि सबसे पहले मेरे खिलाफ सबूत लाएं, गवाह ढूंढे। उन्हें तो अपनी कुर्सी, अपनी नौकरी, अपनी वर्दी पे बड़ा नाज है ना। क्या हुआ, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए कि मेरी गिरफ्तारी का इंतजाम करने के लिए तुम्हें भेजा? विजय, बेहुदा बदतमीज, खबरदार जो उनके बारे में ऐसे घटिया लफ्ज अपनी जुबान से निकाले तो। वाह बेटे वाह, बहुत कलेजे को ठंडक पहुंचाई तुमने आज। वो मुझे भेजेंगे तुम्हारे घर मुखबरी करने के लिए। आज उन पर ये वक्त आ गया है। वो मुझे भेजेंगे तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए। अरे 10 बार मरोगे और 10 बार जन्म लोगे, तब भी उनके जैसे चरित्र पैदा नहीं होगा तुम में। मैं तो यहाँ आई थी कि अपने बेटे को वापस ले जाऊंगी, लेकिन तुम वो नहीं हो जो मेरा घर छोड़कर चला आया था।
तुम कोई और हो। माफ करना, शायद किसी ने मुझे गलत पता दे दिया था। शीतल, 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 क्या बात है? क्या हुआ? बंसी! आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? इसलिए कि जहां तुम रहते हो वो जगह मेरे घर से इतनी दूर है कि तुम्हारा वहां आना मुश्किल होता। तो पुलिस स्टेशन बुला लेते। वो तो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। देखो विजय, जो भी हो, अब भी तुम मेरे अपने बेटे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो जो देखो, अब भी वक्त है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी बना दिया है, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूं? विजय, आज मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं। कल एक पुलिस अफसर की हैसियत से मैं तुम्हारे साथ न कोई रियायत कर सकूंगा, न हमदर्दी। अगली बार तुम एक बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। यह फैसला तो आप कई बरस पहले मेरे बचपन में ही कर चुके थे, जब मैं उन बदमाशों के अड्डे में कैद था और मैंने फोन पर अपने बाप से बात की थी और दूसरी तरफ से एक पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई दी। और आज भी क्या है? आज भी आपकी आवाज से एक पुलिस ऑफिसर के लहजे की बू आ रही है। विजय, तुम्हारे सोचने के तरीके पर अफसोस होता है मुझे। अफसोस ही नहीं होता, शर्म आती है मुझको। मैंने अपनी कोई जिम्मेदारी आसान करने के लिए तुम्हें यहां नहीं बुलाया ना? ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी मां बहुत बीमार है। वो मुझे कहती नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो तुम्हें बहुत याद करती हैं। तुम्हारा और मेरा नाता तो टूट चुका है, लेकिन अगर मां के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह है तो मेरा मशवरा है कि जाकर उसे मिल लाओ। बस मां, बस करो। चलो, तुम आज तो गए। मेरी बीमारी का मुझे तो फायदा हुआ। अच्छा है जीता जी, तुम्हें एक बार देख तो लिया। पता नहीं मेरी मरने के बाद मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए आओगे भी या नहीं।
क्यों ऐसी बातें करती हो मां? मुझसे ज्यादा किसी को फिक्र होगी तुम्हारी? और ये तुम मरने वरने की बातें क्यों करती रहती हो? मैं तुम्हें मरने दूंगा? चलो, मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तुम्हारे आराम, तुम्हारे सुख, तुम्हारी हर बात का ध्यान रखूंगा मैं। इस घर में तुम्हें क्या आराम मिलने वाला है? क्या इलाज होगा तुम्हारा? चलो मामा, चलो। कितने ऊंचे ओहदे पर है वो। अगर चाहते तो कितना नहीं कमा सकते थे, मगर मेरे घर में आज तक बेईमानी का एक पैसा नहीं आया। मेरा घर एक मंदिर की तरह पवित्र है विजय। तू कह रहा है मैं अपना मंदिर छोड़ दूं? इन उसूलों आदर्शों का बोझ उठाने का शौक जिसे है उसे उठाने दो मां। तुम इस बेकार की बहस में क्यों पड़ती हो? बस तुम चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें यहां इस हाल में नहीं छोड़ सकता। देखो कितनी कमजोर हो गई। मैं अभी इतनी कमजोर नहीं हूं विजय कि अपने पति की ईमानदारी का बोझ न उठा सकूं। वो मेरे पति हैं और उनके आदर्शों का मान रखना मेरा कर्तव्य है। मैं मर मर जाऊं, लेकिन तेरी बेईमानी से कमाई दौलत से खरीदी हुई जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। मां, मैं तुम्हारा बेटा हूं। क्या मुझे तुम्हारी सेवा करने का अधिकार भी नहीं? बेईमानी का पैसा मेरे लिए जहर है बेटा। क्या तो अपनी मां को दवा में जहर मिला के पिलाएगा? ठीक है मां, मैं जाता हूं, लेकिन तुम जल्दी अच्छी हो जाना। इसलिए कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं आज इतनी शराब क्यों पी रहे हो? बस पी रहा हूं। क्या हो गया? खत्म हो जाएगी ना? और ले आएंगे। शराब खरीदने वाले रुपए तो मेरे पास बहुत हैं। हाँ, दवा खरीदने वाले रुपए मेरे पास नहीं है। दवा खरीदने वाले रुपए मेरे पास नहीं है। ठीक है, नहीं है तो नहीं सही। हम ये गम भी उठा लेंगे। रोमा, रोमा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जानती हो रोमा, मेरे बाप ने 2 शादियां की। 2, एक मेरी मां के साथ और एक अपनी नौकरी के साथ। अपनी मां का बेटा मैं हूं और मेरी सौतेली मां यानी मेरे बाप की दूसरी बीवी का बेटा है कानून।
कानून मेरा सौतेला भाई है, सौतेला भाई। सौतेला भाई। और मैं तो उस घर से भाग आया हूं, लेकिन मेरी सौतेली मां और मेरे सौतेले भाई ने मेरी मां को मेरे बाप के घर के अंदर कैद कर दिया है। और मेरी मां बहुत बीमार है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं वो बदनसीब बेटा हूं कि जिस दवा को छू लूंगा वो मेरी मां के लिए जहर बन जाएगी। जहर। मेरे मां बाप, मेरे अपने मां बाप मुझे अपना बेटा नहीं, एक जहरीला सांप समझते हैं। तुम भी मुझसे डरो, क्योंकि मैं एक जहरीला सांप हूं। मैं तुम्हें भी डस सकता हूं। जहरीला सांप। मैं जहरीला सांप।